मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा अष्टमी विषय हिंदी वसंत के पाठ क्रमांक 18 के पाठ परिचय, शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर संकेतों पर चर्चा के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। पहला बिंदु आ रहा है हमारा पाठ परिचय। पाठ परिचय की दृष्टि से हमें ध्यान में रहे, वैसे पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, फिर भी अपन एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। लोक कथा पर आधारित यह पाठ गहरा सामाजिक सरोकार रखता है। यह कहानी राजा के शासन और जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। इसके प्रमुख पात्र नन्ही गौरैया और गौरा अर्थात नर गौरैया के माध्यम से राजतंत्र और लोकतंत्र के अंतर को बहुत ही रोचक ढंग से समझाया गया है। दूसरा बिंदु है अपना शब्दार्थ। तो शब्दार्थ की दृष्टि से हम लिख सकेंगे, कुछ प्रमुख शब्दार्थ मैं बता रहा हूं। पहला शब्द है भिनसार। भिनसार का अर्थ है प्रातःकाल। झुटपुटा शब्द का अर्थ है सुबह और शाम के समय होने वाला हल्का अंधेरा। खोता शब्द का अर्थ है घोंसला। फवना शब्द का अर्थ है सुंदर लगना। तपाक शब्द का अर्थ है एकदम से। लट जीरा एक पौधे का नाम है। सुघड़ कहते हैं सुंदर। सरापा कहते हैं सर से पांव तक। सकत का अर्थ है शक्ति। लफड़ा का अर्थ है मुसीबत। पोंगापन का अर्थ है बेवकूफी। फकत का अर्थ है केवल। अपन का अर्थ है अपने। टोपी पहनना, इसका अर्थ है सम्मान देना। टोपी पहनाना अर्थात सम्मान देना। मामूल कहते हैं हमेशा की तरह। उम्दा शब्द का अर्थ है बेहतर। ताउम्र का अर्थ है जीवन भर। मनोहार शब्द का अर्थ है प्रार्थना। उम्र का अर्थ है उज्र का अर्थ है एतराज। उजरत का अर्थ है मेहनताना। कोरी शब्द का अर्थ है सूत काटने वाला। धज्जी, धज्जी का अर्थ है टुकड़े टुकड़े। गुस्सा का अर्थ है मोटी चादर। मल्लार शब्द का अर्थ है मल्हार अर्थात वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग। बरध शब्द का अर्थ है बैल। तुरंग शब्द का अर्थ है घोड़ा। लघुए भव्य का अर्थ है आगे पीछे चलने वाले। माकुल शब्द का अर्थ है उचित। इसरार शब्द का अर्थ है आग्रह। अगबग शब्द का अर्थ है हैरान होकर। मशगूल शब्द का अर्थ है व्यस्त। सेत मेत शब्द का अर्थ है मुफ्त। पसारना शब्द का अर्थ है फैलाना। गफश शब्द का अर्थ है घना। तबीज का अर्थ है मोटा। झब्बे का अर्थ है बच्चों के कपड़े। मूंजी का अर्थ है कंजूस। जड़ दिए का अर्थ होता है जमा दिए। कंगूरे का अर्थ है मुंडिया। चौबारा कहते हैं छत पर खुला कमरा। छत पर बना खुला कमरा। टहलुओं का अर्थ है नौकरों। चंपी का अर्थ है मालिश। फदगुद्दी कहते हैं फुदकने वाली चिड़िया। पखने का अर्थ है पंख। खमा का अर्थ है क्षमा। नायाब का अर्थ है बेजोड़। नगीना टोपी का अर्थ है सुंदर टोपी। हुनरमंद का अर्थ है कुशल। मानिंद का अर्थ है भांति। अन्नदाता का अर्थ है मालिक। नफाशत का अर्थ है सुंदरता। अभयदान का अर्थ है जीवन की सुरक्षा का वचन। जुर्ती शब्द का अर्थ है जुटना। पाखी शब्द का अर्थ है पक्षी। लगान शब्द का अर्थ है जमीन पर लगने वाला टैक्स।
लश्करी शब्द का अर्थ है फौजी, लवाजमे का अर्थ है जरूरत है, हौले से का अर्थ है धीरे से। इनके अलावा कुछ और भी शब्द आपके लिए कठिन हो सकते हैं, उनके समाधान की दृष्टि से हम अपने पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए शब्दकोश की सहायता ले सकेंगे। अंतिम बिंदु इसमें आ रहा है पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। अभ्यास प्रश्नों पर हम चलते हैं। अभ्यास प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका संबंध सीधे सीधे कहानी से है, और कहानी में से पहला प्रश्न इन्होंने दिया है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो कहानी के अनुसार हम लिख सकेंगे, गौरैया और गौरे के बीच बहस का मुद्दा आदमियों द्वारा सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहने जाना था। गौरैया कह रही थी कि सुंदर कपड़े पहनने से आदमी की सुंदरता बढ़ जाती है, कपड़ों के पहनने से वह मौसम के बुरे प्रभाव से सुरक्षित रहता है, जबकि गौरे का मानना था कि कपड़े पहनने से आदमी की कुदरती सुंदरता जाती रहती है। कपड़े आदमी आदमी के बीच भेदभाव पैदा कर देते हैं। निरंतर कपड़े पहनते पहनते आदमी ने मौसम के असर को सहने की शक्ति भी गंवा दी। जब गौरैया को कूड़े पर चुगते समय एक रुई का फाहा मिला तो उसने अपने मन की इच्छा पूरी करने का अवसर मिल गया। उसने रुई से कपड़ा बनवाकर दर्जी से उसकी टोपी सिलवाई और टोपी को पहनकर खूब नाची और इतराई। दूसरे प्रश्न में इन्होंने जानना चाहा है कि गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र कर उन्हें संवाद के रूप में लिखने के लिए इन्होंने कहा है। तो गौरैया उत्तर संकेत में हम लिख सकते हैं, गौरैया और गौरे में 4 तर्कों पर बहस हुई थी। एक बिंदु था इसमें आदमियों द्वारा कपड़े पहनने पर, दूसरा बिंदु था गौरैया ने टोपी की इच्छा व्यक्त की, तीसरा बिंदु है रुई का फाहा मिलने पर, और चौथा बिंदु है गौरैया द्वारा टोपी पहनकर सुंदर दिखने पर। इस बहस को संवाद के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, हम सुन सकेंगे, आवश्यकता अनुसार लिख सकेंगे। गौरैया, देखो आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना सुंदर दिखता है। गौरा कहता है, आदमी कपड़े पहनने पर बदसूरत लगता है। गौरैया, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। तो गौरा क्या कहता है, कपड़े पहनने से आदमी की हैसियत का भी पता चल जाता है। गौरैया कहती है, आदमी की टोपी तो बहुत अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने को कर रहा है। तो गौरा कहता है, टोपी के चक्कर में मत पड़, टोपी में तो बहुत मुसीबत है, टोपी ने कितने ही राजपाट बदल दिए। अपनी टोपी बचाने के लिए लोग दूसरों की टोपी उछाल देते हैं। गौरैया कहती है, मुझे रुई का फाहा मिल गया, अब मैं टोपी बनवाऊंगी। तो गौरा कहता है, तू पगला गई है। गौरैया, टोपी चाहे जैसे भी बने मुझे तो बनवानी है। गौरा कहता है, मुझे बहुत श्रम करना पड़ेगा। तो गौरैया टोपी पहनने के बाद, देखो मेरी टोपी कितनी सुंदर है। तो गौरा क्या कहता है, वास्तव में तू तो अब रानी लग रही है। गौरैया, रानी नहीं राजा कहो, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। इस प्रकार के संवाद में चर्चा का विषय है। तीसरा प्रश्न जो हमारा आ रहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास जा गई और टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखने के लिए कहा। तो उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे, टोपी बनवाने के लिए गौरैया रुई का फाहा लेकर पहले धुनिया के पास गई, वहां रुई को धुआया। इसके बाद वह कोरी के पास गई, वहां सूत कतवाया। फिर वह बुनकर के पास गई, उससे कपड़ा बुनवाया। और अंत में गौरैया दर्जी के पास गई और वहां जाकर टोपी सिलवाई। इस प्रकार गौरैया की टोपी बनकर तैयार हुई। गौरैया की अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न क्रमांक 4 में, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जोड़ दिए। उत्तर संकेत में लिख सकेंगे, जब गौरैया ने उसे 2 टोपियों में से एक टोपी मजदूरी में देने का वायदा किया तो वह दर्जी बड़ा खुश हुआ और उसने उसकी टोपी पर 5 फुंदने जड़ दिए। अगला बिंदु है कहानी से आगे, जिसमें पहला प्रश्न इन्होंने दिया है,
किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य न मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, याद कीजिए और लिखिए। इस दृष्टि से हम लिख सकेंगे, पड़ोस के एक सज्जन के यहाँ एक बढ़ई काम कर रहा था। जब काम पूरा होने को था तो दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और मैं भी वहां जा पहुंचा था। बढ़ई कह रहा था कि उसे अपने साथियों को देने को पैसे चाहिए। पड़ोसी कहता था काम पूरा हो जाने पर ही पैसे मिलेंगे। काफी हुज्जत के बाद पड़ोसी ने उसे 8 दिन के काम के 3200 रुपये दिए। बढ़ई ने पूछा, ये कितने दिन के काम के पैसे हैं? मालिक कहता है, अब तक के सारे काम के पैसे हैं। बढ़ई बोला, उसे 400 रुपये और चाहिए। लेकिन पड़ोसी ने कहा कि ये बिल्कुल सही पैसे हैं, आगे भी इसी हिसाब से पैसे दूंगा। अगले दिन वह काम पर नहीं गया, अपने औजार चुपचाप पहले ले गया था। अब पड़ोसी बड़ा बिगड़ा और उसके घर पहुंचा तो लगा खरी खोटी सुनाने। बढ़ई ने कहा कि सेठ, जब मजदूरी ठीक नहीं मिलेगी तो काम में मन कैसे लगेगा? तुम तो मुफ्त में काम कराना चाहते हो। मालिक ने काम में कमियां भी निकाली। बढ़ई ने कहा, बिना मन के तो ऐसा ही काम होता है। बेचारे सेठ जी अपना समूह लिए लौट के चले आए। जब कारीगर को पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी तो काम कभी संतोषजनक नहीं होगा। दूसरे प्रश्न में इन्होंने जानकारी की है, चाहिए कि गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम धूरे पर रुई मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी इस प्रकार से कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण बनाइए। तो इस दृष्टि से संकेत अपन लिख सकते हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने नगर के प्रसिद्ध विद्या भारती माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करूं। यह विद्यालय अपने अनुशासन, शिक्षा और शिक्षण इत्यादि कार्यों में दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मैं जानता था कि इस विद्यालय में प्रवेश पाना आसान नहीं है, पर मैंने जो ठान लिया था वह ठान लिया। मैं जाकर प्रवेश परीक्षा का फॉर्म ले आया। पिताजी के सामने फॉर्म रखा तो हंस दिए। फॉर्म भरकर मैं विद्यालय में जमा करा कर आया। लौट कर मैंने पिताजी को अपनी योजना कार्य विवरण बताया। मैंने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आप पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दूंगा। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के दिन में दिन रात एक करके पढ़ूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होऊंगा। प्रवेश पा लेने पर मैं छात्रवृत्ति परीक्षा दूंगा। मुझे लगभग 2000 रुपये हर महीने मिलेंगे। इसके साथ ही मैं पुस्तकों का प्रबंध करूंगा। नगर की एक संस्था मेधावी और आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त पुस्तक उपलब्ध कराती है। मैंने अपनी योजना पर आत्मविश्वास के साथ काम किया। प्रवेश परीक्षा के अंदर मैं 75% अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद मैंने बहुत परिश्रम करके छात्रवृत्ति परीक्षा भी उत्तीर्ण की। मुझे मुफ्त पुस्तकें मिलने का आश्वासन भी मिल गया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी का और मेरे पिताजी का इसमें पूरा सहयोग मिला। इस प्रकार से संकेत घटना थी। तीसरे प्रश्न में इन्होंने जानकारी चाहिए है कि गौरैया के स्वभाव से प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपना तर्क भी दीजिए। उत्तर संकेत में हम लिख सकते हैं, गौरैया ने अपनी इच्छा को उत्साह के कारण पूरा किया। यदि उत्साही न होती तो गौरा की बातों से हतोत्साहित होकर बैठ जाती। इसमें कोई संदेह नहीं कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह होना आवश्यक है। उत्साह से व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यदि उत्साह न होगा तो आदमी के हाथ पैर ही नहीं चलेंगे, उसे काम में आनंद का कोई अनुभव नहीं होगा। गौरैया ने निरंतर उत्साह बनाए रखा, इसलिए वह अपने लक्ष्य को पाने में सफल रही। अनुमान कल्पना की दृष्टि से भी यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर संकेत हम ध्यान कर लें। पहले प्रश्न में, टोपी पहन के गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई थी और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी। लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं, फिर भी वह राजा को चुनौती देने क्यों पहुंची? कारण का अनुमान लगाने के लिए उन्होंने कहा। उत्तर संकेत में हम लिख सके, जब गौरैया ने टोपी पहनी तो गौरे ने यह कहकर उसकी प्रशंसा की कि टोपी पहनकर वह एक रानी जैसी लग रही थी। इसके बाद में राजा को अपनी टोपी दिखाने जा पहुंची। इसका कारण यह हो सकता है कि वह राजा को दिखाना चाहती थी कि उचित मजदूरी दिए जाने पर कारीगर काम कितना मन लगाकर कर सकते हैं। राजा सभी कारीगरों से मुफ्त में काम कराता था। जब राजा ही प्रजा पर अन्याय करेगा तो प्रजा फरियाद करने कहाँ जाएगी? गौरैया जिस भी कारीगर के पास गई वही फटे हाथ था। हर कारीगर राजा की ही बेगार करने में जुटा हुआ था। उसने राजा को एहसास कराया कि यदि उसने कारीगर को उचित मूल्य देकर काम कराया होता
तो वे उसके लिए भी ऐसे ही सुंदर वस्त्र बना कर देते हैं। उसने राजा के दिन प्रतिदिन घटते जा रहे खजाने की भी पोल खोल दी। भला एक अय्याश फिजूल खर्ची राजा का खजाना भरा कैसे रह सकता है। गौरैया उस अन्यायी अहंकारी राजा को आईना दिखाने गई थी। दूसरा प्रश्न इसमें अनुमान कल्पना में है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तो गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। उत्तर संकेत में लिख सकते हैं, यदि राज्य के सभी कारीगरों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिल रहा होता तो वे पहले राजा का काम करते। राजा का काम पूरा हो जाने पर वे गौरैया का काम करते हैं। तीसरे प्रश्न के उत्तर संकेत में इन्होंने जानना चाहा है कि चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था तो दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा धागा बुन रहा था, चौथा राजा के 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरई का काम क्यों किया। उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे, चारों कारीगर राजा का काम मजबूरी और दंड के भय से कर रहे थे। राजा उनसे सारे काम बिना मजदूरी लिए दिए कराता था। जब गौरैया ने उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक मजदूरी देने का प्रस्ताव रखा तो वे सब शहर से उसका काम सबसे पहले करने को तैयार हो गए। इसी के साथ ही भाषा की बात का अगला बिंदु है। इसमें भी इन्होंने 2 प्रश्न के माध्यम से कुछ जानकारी दी है अपने को, हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग अलग होता है, उनकी वर्तनी बदल जाती है। जैसे गौरैया शब्द की वर्तनी लिखी गई, फुंदना फूल गेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं। जैसे मुलुक, इसका सही रूप है मुल्क। क्षमा शब्द का सही रूप है क्षमा। मजूरी शब्द का सही रूप है मजदूरी। मल्लार शब्द का सही रूप है मल्हार। इसी प्रकार से आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को भी खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए। जैसे टाइम का टाइम, स्टेशन का स्टेशन का स्टेशन। उत्तर संकेत में हम लिख सकते हैं, गांव की बोली में उपयोग में लाए जाने वाले कुछ शब्द और उनके मूल रूप इस प्रकार है। जैसे मनुष्य का मनुष्य, अपन का अपने, चाम का चर्म अर्थात कपड़ा, बावरा का बावला, सकत का शक्ति, भिनसार का भोर, दोपहर का दोपहर, बरद का बैल, स्कूटर का स्कूटर, स्कूल का स्कूल, वक्त का वक्त, फिल्म का फिल्म। दूसरे प्रश्न के अंदर इन्होंने जानकारी दी है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षर सह नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे भी आए हैं। टोपी को लेकर के 3 मुहावरे इसमें बनते हैं। जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, यहाँ एक उदाहरण है। इसी प्रकार के अन्य मुहावरों को खोज करके उनका अर्थ ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा है। तो उत्तर संकेत में हम देख सकते हैं, पाठ में जो आए हैं, टोपी से संबंधित अन्य मुहावरे और उनके अर्थ इस प्रकार है। पहला है टोपी उछालना अर्थात बेइज्जती करना। दूसरा मुहावरा है टोपी के लिए टाट उलटना अर्थात अपने इज्जत के लिए बचाने के लिए पाला बदल देना। तीसरा है टोपी सलामत रखना अर्थात इज्जत बचाए रखना। और चौथा है टोपी पहनाना अर्थात मूर्ख बनाना, चापलूसी करना। इसी के साथ ही पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का यह बिंदु था, यह पूरा हुआ। आपने ध्यानपूर्वक देखा, सुना, सहयोग किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।